पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। ओ कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। हो पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। इश्क न जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने। तोड़ के चारों दीवारे मिल जाते हैं दीवाने। कि ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी कि घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग को बायो का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन तंत्र बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे कि श्वसन जो होता है, ये श्वसन क्या होता है। श्वसन होता है सांस लेना और सांस को छोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें हम बात करेंगे कि श्वसन में हम क्या क्या लेते हैं और क्या क्या छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम श्वसन, श्वसन में जो है श्वसन देखेंगे श्वसन जो है, श्वसन एक ऑक्सीकरण विक्रिया है। ऑक्सीकरण, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑक्सीकरण क्यों है। ऑक्सीकरण इसीलिए है क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इसीलिए यह क्या है, ऑक्सीकरण है। श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट बताएंगे कि श्वसन जो है, श्वसन एक अपचायी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, श्वसन एक अपचायी क्रिया है। क्योंकि अपचायी क्रिया किसे कहेंगे, जो दो को तोड़ देगा उसे क्या कहेंगे, अपचायी क्रिया। तो श्वसन क्या है, अपचायी क्रिया है। श्वसन क्या है, अपचायी क्रिया। श्वसन है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन लेते हैं इसीलिए श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण। और ये क्या करता है, दो को तोड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, अपचायी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अपचायी अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम श्वसन अंग का। हम जो सांस लेते हैं तो किस अंग से लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा श्वसन अंग। तो श्वसन अंग जो है, सबका श्वसन अंग जो है अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए जलीय जीव, जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव है। उसके बाद स्तनधारी, देखिए स्तनधारी, कीट, स्तनधारी कीट और जलीय जीव। नेक्स्ट है मेढक। ध्यान दीजिए, इसमें जो है श्वसन जो होता है जलीय जीव में, जलीय जीव में सांस हम किससे लेते हैं, तो जलीय जीव जो है, जलीय जीव गिल्स के द्वारा यानी क्रोम के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। तो जलीय जीव किसके द्वारा सांस लेंगे,
गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेंगे? गिल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी। तो सबसे पहले समझेंगे स्तनधारी जीव जो है यह क्या है। स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, वो क्या हो जाएगा? स्तनधारी जीव। तो स्तनधारी जीव जो है ये इसका श्वसन अंग जो हो जाएगा, इसका श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। तो स्तनधारी का क्या हो जाएगा? फेफड़ा। ठीक है, स्तनधारी का क्या हो जाएगा? फेफड़ा। नेक्स्ट है कीट। कीट का हो जाएगा श्वास नली। क्या हो जाएगा? श्वास नली या ट्रेकिया। ये कीट जो है, कीट का क्या हो जाएगा? श्वास नली या ट्रेकिया। नेक्स्ट है मेढक। देखिए मेढक का जो है, मेढक 3 अवस्था में सांस लेते हैं। देखिए मेढक जो जब बचपन होता है इसका, यानी जब मेढक का बच्चा, जैसे देखिए गाय का बच्चा होता है बछड़ा और बकरी का बच्चा मेमना बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार मेढक जब शिशुअवस्था में, छोटा अवस्था में होता है तो उसको हम टेडपोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेडपोल के नाम से, यानी छोटा सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेडपोल। तो जब मेढक टेडपोल होता है तो उसका वह जो है मछली के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखेगा? मछली के जैसा दिखेगा, बहुत छोटा। तो जब वो मेढक छोटा होता है तो उसका श्वसन अंग जो होता है गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। यानी मेढक का 3 अवस्था, ध्यान दीजिएगा। मेढक जब मेढक जब टेडपोल रहेगा, टेडपोल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये है टेडपोल। ये टेडपोल क्या होता है? मेढक का छोटा सा शिशुअवस्था का नाम है टेडपोल। जब ये टेडपोल होगा तो इसका श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स, यानी कि क्रोम, ये हो जाएगा गिल्स। अब है मेढक। मेढक, देखिए मेढक जो है कभी जमीन पे रहेगा तो कभी जमीन के अंदर में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी जमीन में रहेगा तो कभी जमीन के अंदर रहेगा। तो जमीन पर जब रहेगा तो ये फेफड़ा द्वारा सांस लेगा। जमीन पे रहेगा मेढक, मेढक जब जमीन पे होगा, देखिए जब ये जमीन पे रहेगा ना, तो जमीन पे जो रहेगा भूमि पर, तो ये किसके द्वारा सांस लेगा? जमीन पर फेफड़ा के द्वारा लेगा। किसके द्वारा लेगा? फेफड़ा के द्वारा। जैसे ये जमीन के अंदर गया, भूमिगत गया, भूमि के अंदर गया, तो यह सांस किससे लेने लगेगा? यह सांस लेने लगेगा त्वचा से। किससे सांस लेगा? त्वचा से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जमीन पर और ये भूमिगत, यानी भूमि के अंदर अंदर रहेगा तो हो जाएगा भूमिगत, यानी भूमि के अंदर। तो जब मेढक जो है भूमि के अंदर होगा तो किससे सांस लेगा? त्वचा से। और भूमि के ऊपर रहेगा तो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। और ये शेषावस्था में, बहुत नाजुक अवस्था में होगा, यानी मछली के जैसा होगा, तो ये किससे लेगा? गिल्स से लेगा। किससे लेगा? गिल्स से। ठीक है ना? अब ध्यान देंगे हम लोग कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। देखिए सिर्फ यदि हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे फेफड़े में चोट लगेगी, जिसके कारण सिर्फ हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो हमारे वायुमंडल में कितना कितना प्रतिशत क्या क्या है वो सब लेते हैं और हम कितना कितना छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ श्वास लेने की बात, ध्यान दीजिएगा। श्वास, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये है प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास। प्रश्वास। और इधर है निश्वास। निश्वास। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्वास जो है, प्रश्वास किसे कहेंगे? प्रश्वास हम कहेंगे सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सांस लेने की क्रिया। देखिए सांस लेने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रश्वास। और सांस छोड़ने की क्रिया को कहेंगे उच्छ्वास।
सांस लेने की क्रिया, देखिए एक है प्रश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। तो प्रश्वास जो है, प्रश्वास को हम क्या कहेंगे, प्रश्वास। सांस लेने की क्रिया ये क्या है, ये है श्वास लेने की क्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट ये है उच्छ्वास, ये है सांस छोड़ने की क्रिया, सांस छोड़ने की क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्वास क्या हो जाएगा, प्रश्वास हो जाएगा जब हम सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो भी हम ले रहे हैं यह कहलाएगा प्रश्वास। और इसके अलावा जो हम बाहर से निकालते हैं ये हो जाएगा उच्छ्वास, ठीक है। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। तो ध्यान दीजिएगा, श्वास लेने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रश्वास कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रश्वास। नेक्स्ट है सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, उच्छ्वास। तो देखिए अब हम सांस जो लेते हैं, तो सांस जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो सांस जो हम लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। ये क्या है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। ये क्या हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जितने मात्रा में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उतने हम क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। तो देखिए सांस लेने की क्रिया, हम जो सांस लेते हैं उसमें जो है हम नाइट्रोजन लेते हैं 78% और ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। अब तो हम ये क्या किया, हम तो सांस ले लिए। अब जब हम सांस ले लिए तो अब हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। तो सांस जो हम छोड़ेंगे तो सांस में हम क्या क्या बाहर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सांस, अब हम सांस क्या करें, छोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत छोड़ेंगे, ऑक्सीजन हम कितना छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जब हम 78% लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हम अपने अंदर लिए, क्या, नाइट्रोजन, तो छोड़ेंगे भी उतना ही। क्या करेंगे, छोड़ना भी है उतना। तो नाइट्रोजन हम कितना छोड़ेंगे, 78%। नाइट्रोजन कितना छोड़ेंगे, लिए 78 और छोड़े 78। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन लिए 21%, ऑक्सीजन कितना लिए है, 21%। जब हम ऑक्सीजन 21% लिए, इसमें 4 यानी 4 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जैसे ही 21 में आप 4 को घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 17 बच जाता है। कितना बच जाता है, 17। तो ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21% और ऑक्सीजन को छोड़ते कितना है, 17%। कितना, 17%, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% क्या किया, हम छोड़ दिए, ले लिए। तो अब छोड़ेंगे कितना, तो अब देखिए ये ऑक्सीजन 21 लिया और छोड़ा 4, 17 छोड़ा, तो 4 गया कहां, तो वही 4 इस कार्बन डाइऑक्साइड में आकर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन 78% लिया, कितना लिया, 78%। देखिए नाइट्रोजन कितना लेगा, 78%। तो ये 78%, तो नाइट्रोजन छोड़ा कितना, नाइट्रोजन जितना लिया उतना ही छोड़ा। लेकिन यहाँ जो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%, कितना है, 21%, और छोड़ा कितना, 18%। कितना छोड़ा ऑक्सीजन, 18%। नेक्स्ट है ये लिया कितना, 0.03% और छोड़ दिया कितना, 4%। कितना छोड़ा, कितना,
4%। तो ये 4% कहां से छोड़ा? ये 4% जो है 21 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 तो 17% हो जाएगा ये, तो 17 हो जाएगा। 21 में जो 21 में क्या करेगा? 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और वही फिर आके यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोजन हम जो है सांस जो लिए प्रश्वास, तो ये क्या है? प्रश्वास में हम क्या किए? 78% नाइट्रोजन लिए, और उच्छ्वास में हम 78% छोड़ दिए। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन 21 लिए और छोड़े कितना? 17%। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो इसको हम कितना छोड़ दिए? 4 छोड़ दिए। कितना छोड़ दिए? कार्बन डाइऑक्साइड को हम 4 छोड़ दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे कि सांस तो हम ले लिए और फिर सांस हम छोड़ दिए। अब देखिए अब क्या होता है कि हम जब पर्वत पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो क्या क्या ले जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पर्वत पर क्या है? पर्वत पर क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर जब ले जाते हैं, जब हम पर्वत पे जाते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा समुद्र में जाते हैं, फिर समुद्र की गहराई में जाते हैं। गहराई मतलब 300 से ज्यादा जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पर्वत पर हम जब जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है? तो पर्वत पे जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होगा? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में समझ लीजिएगा, सबसे पहले तो सब में ऑक्सीजन होगा ही। ऑक्सीजन क्या है? सब में होगा ही। लेकिन जब हम पर्वत की ऊंचाई पे चलते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो है हम नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा पर्वत पे भी जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाएंगे, और फिर हम समुद्र में जाएंगे, वहां भी हम क्या ले जाएंगे? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ले जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, 300 से ज्यादा गहराई यदि हम चल गए, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेंगे, हीलियम गैस लेंगे। क्या लेंगे? ऑक्सीजन के साथ हम क्या मिलाएंगे? हीलियम। सिर्फ हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होता है? भारी होता है, जिसके कारण सिर्फ यदि हम ऑक्सीजन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? चोट लगेगा। तो ऑक्सीजन के साथ यदि हम पर्वत पे जा रहे हैं तो हमारे सिलेंडर में क्या होगा? इसको याद करने योग्य बात है। ये पर्वत पे जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हम क्या ले जाएंगे? नाइट्रोजन। समुद्र में हल्का फुल्का गहराई है तो नाइट्रोजन चलेगा, लेकिन अधिक गहराई पे जाने पे हमको जो है ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाना पड़ेगा? हीलियम मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? हीलियम। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि खाना खाते समय हम लोग हिचक क्यों जाते हैं, मतलब खाना खाते समय जो है हिचकी क्यों आ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, खाना खाते समय हिचकी क्यों आती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है यह है इपीग्लोटिक्स। क्या है? इपीग्लोटिस। तो ध्यान देना है, देखिए ये क्या है? इपीग्लोटिक्स।
तो ध्यान देना है इसमें, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को जैसे ही अंतर्ग्रहण किए, तो भोजन जो है, ये भोजन यहाँ पे आया, ठीक है। तो भोजन जब आता है तो इपिग्लोटिक्स का मतलब समझिए, ये इपिग्लोटिक्स क्या करता है, चौराहे पे काम करता है, किसके तरह, पुलिस के तरह। जैसे कि देखिएगा चौराहे पे क्या होता है, वो पुलिस का कार्य क्या होता है, इधर का बाइक उधर, उधर का इधर, इधर, मतलब देखभाल करना कि किधर भीड़ है, किधर क्या करना है, किसको किस रास्ते से ले जाना है, जाम नहीं लगाना है। तो ठीक उसी प्रकार ये इपिग्लोटिक्स जो है, ये इसका काम है कि जब सांस हम लोग लेते हैं तो सांस को उस रास्ते से जाना है, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को किस रास्ते से भेजना है। दोनों का रास्ता एक्चुअली होता एक ही है, सिर्फ इपिग्लोटिक्स के कारण ये क्या करता है, हट जाता है या तो फिर चिपका लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इपिग्लोटिक्स, जैसे ये भोजन आया, तो भोजन जो आता है तो ये क्या करता है, इपिग्लोटिक्स, मान लीजिए इधर भोजन का रास्ता है और इधर श्वसन का रास्ता है एयर, ठीक है। तो जैसे ही हम सांस लिए तो आना चाहिए एयर, यानी इधर, इधर आएगा। तो इपिग्लोटिक्स जो है, ये बीच वाला इपिग्लोटिक्स, ये इपिग्लोटिक्स का काम क्या है, देखिए इपिग्लोटिक्स क्या करेगा, इधर इधर आ जाएगा, इधर इपिग्लोटिक्स क्या करेगा, ये इपिग्लोटिक्स यहाँ पे मतलब इसका रास्ता को क्या कर देगा, बंद कर देगा। खाने का रास्ता का क्या कर दिया, ये बंद कर दिया, मतलब इधर आ गया, इसका रास्ता को खोल दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम भोजन करेंगे तो इपिग्लोटिक्स क्या करेगा, फिर इधर घसक के इसका रास्ता को बंद कर देगा। जैसे कि ये क्या करता है, कभी इधर आके इसका रास्ता खोल देता है, फिर इधर आके इसका रास्ता को खोल देता है। तो ये इपिग्लोटिक्स जो है, यदि भोजन कर रहे हैं तो क्या करता है, इस इपिग्लोटिक्स इधर आ जाता है, यानी वायु को, वायु वाले रास्ते को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण भोजन इधर चल जाता है। और कभी क्या करता है, ये वायु को बंद किया तो भोजन के द्वारा चल गया, और यदि भोजन को बंद करेगा तो वायु इधर आएगा। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, भोजन और वायु दोनों अलग अलग रास्ते से बिखेर लेते हैं, किसके कारण, इपिग्लोटिक्स के कारण। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग हिचक जाते हैं, किसके कारण, ध्यान दीजिएगा, ये इपिग्लोटिक्स का कार्य है कि वायु को वायु रास्ते में जाना, फिर भोजन को भोजन रास्ते में जाना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग आराम से किसी की याद में खो जाते हैं, या तो खाते खाते किसी से बात करने लगते हैं। यानी कि आप देखिए, किसी को हम याद कर रहे हैं तो तभी क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो है, तभी माइंड किसी और को याद कर रहा होता है। और ये इपिग्लोटिस जो है, जैसे ही इसके रास्ते पे एयर आता है, ठीक है, एयर आता है, तो इपिग्लोटिक्स को जो है सूचना कौन देगा, हमारा मस्तिष्क देगा कि एयर आ रहा है, उसका रास्ते को खोल दो, एयर जाएगा, नहीं तो हमारे भोजन नली में घुस जाएगा। या तो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो इपिग्लोटिस को सूचना देगा कौन, ब्रेन, कि भोजन आ रहा है, भोजन का रास्ता खोल दो और वायु की तरफ चले जाओ। तो हमारा ब्रेन तो क्या करता है, ये याद कर रहा है किसी और को, मतलब तभी माथा काम नहीं कर रहा है, इसको इपिग्लोटिस बार बार कह रहा है कि हम किधर जाए किधर जाए, इसको समझ में आ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ब्रेन जो है किसी और की याद में खोया हुआ है। तो तभी क्या होता है, ये वायु अपने रास्ते में आ रहा होता है, तो खुला है तो आ गया, ये फिर से भोजन यदि आ रहा है तो ये क्या है, बंद है, जिसके कारण जो है इसको सूचना नहीं पहुंच रहा है और ये एपिग्लोटिक्स काम करना बंद कर दे रहा है। तो भोजन क्या हो जाएगा, ये श्वास नली में आ जाएगा। ठीक है, तो श्वास नली में जैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां हिचकी आ जाता है। क्या देता है, हिचकी, मतलब ये रास्ता को चेंज कर लिया। क्या कर लिया, रास्ते को चेंज कर लिया। जैसे क्या करता है, ये भोजन पहुंचता है किसमें, वायु में, तो फेफड़ा कहता है कि ये जो है हमारे रास्ता में कोई दूसरा आदमी आ गया, मतलब इसको ढकेलो, भगाओ। तो वो अंदर से क्या करता है, अपना दम लगाता है, मतलब इसको अंदर की मतलब बाहर की ओर ढकेलता है। कौन, फेफड़ा, ये कौन आ गया, जिसके कारण क्या होता है, हिचकी आने, क्या होता है, मतलब अंदर से जो वो अपना बल लगाता है तो क्या होता है, हिचकी आने लगती है। तो हम कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हिचकी आ रही है। ऐसा नहीं है, हम किसी की याद में खो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, हिचकियां आती है। या तो फिर हम खाते समय बातचीत करने लगते हैं
तो हिचकियाँ आती है। तो हम लोग का दिमाग में होता है कि हमको कोई याद करता है, ऐसा नहीं है, उसका विपरीत है कि हम ही किसी को याद करते हैं, या तो फिर खाते खाते हम किसी से बातचीत करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हिचकियाँ आने लगती है। क्या होती है, हिचकियाँ आने लगती है। तो इस ये क्या है, एपिग्लोटिक्स, क्या है ये, एपिग्लोटिक्स, जिसके कारण क्या होता है, ये काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, हिचकियां आने लगती है। और कभी कभी ऐसा हिचकाता है कि नाक से चावल जो भी खाइएगा तो नाक के द्वारा वो निकल जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताएंगे आप लोगों को डायफ्राम। क्या बताएंगे, डायफ्राम। ध्यान दीजिएगा, सांस लेने में जो है डायफ्राम का भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सांस लेने में जो है 70% किसका महत्वपूर्ण भाग होता है, डायफ्राम का। किसका, डायफ्राम का। ध्यान दीजिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो ध्यान दीजिए, सांस जब हम लेते हैं, सांस लेने के अंतराल में डायफ्राम का 70% हाथ होता है। जैसे देखिए, यह है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम, जो फेफड़े के नीचे लगा होता है। ये डायफ्राम का कार्य क्या है, देखिएगा, जब हम सांस को लिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। मतलब जैसे सांस हम ले रहे हैं, देखिए ऐसे सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम नीचे आ जाता है। अब जो वो नीचे आया तो फेफड़ा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो फेफड़ा खुद से ऊपर आकर नहीं फेंकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फेफड़ा जो है वो डायफ्राम की सहायता से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर धकेलता है। तो फेफड़ा बोलेगा कि डायफ्राम हमको ऊपर ऊपर की ओर धकेलो। तो जैसे देखिए, आप लोग सांस लेकर नीचे की ओर खींचिए, जैसे सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा फेफड़े क्या होता है, नीचे की ओर बैठता है। तो ये नीचे की ओर जब जाता है तो फेफड़ा क्या कहता है डायफ्राम को कि आप मुझे धकेलिए ताकि हम ऊपर आकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे। तो ये डायफ्राम क्या है, ये डायफ्राम का कार्य है फेफड़े को धकेलना। ये डायफ्राम क्या करता है, फेफड़े को धकेलता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे आ जाता है, बराबर हो जाता है। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो फेफड़ा नहीं निकलता, फेफड़े को कौन धकेलता है, तो डायफ्राम ऊपर की ओर फेफड़े को धकेलता है, जिसके कारण फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऑक्सीजन जाता है और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये करता है कौन, फेफड़ा, लेकिन किसकी मदद से, डायफ्राम की मदद से। तो यह है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, या तो छत पर से गिर गया, ऐसा मतलब बहुत सारा घटना है जिसके कारण क्या होता है, ना हाथ टूटेगा ना पैर टूटेगा, सीधे ऊपर चले जाएगा। इसका कारण ये होता है कि डायफ्राम जो होता है उसमें जो है हड्डियां नहीं होती है, ये सिर्फ मांस का बना होता है। यदि डायफ्राम, ध्यान दीजिएगा, यदि डायफ्राम टूट गया तो डायफ्राम टूट गया, हाथ पैर माथा सब कुछ सलामत है। तो हम यदि सांस ले रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति का घटना हो गया किसमें, एक्सीडेंट में, तो उसका डायफ्राम क्या हो जाएगा, अंदर में टूट गया। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो लिया, लेकिन ऑक्सीजन जो लिया तो ये डायफ्राम क्या करता है, जाकर नीचे बैठ गया, यानी वो टूट गया है। तो वो फिर फेफड़े को कैसे धकेलेगा, जब फेफड़े को वो धकेलेगा ही नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा ही नहीं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा तो अवश्य व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये डायफ्राम का जो है श्वसन में 70% हाथ होता है फेफड़े को धकेलने में। तो ये डायफ्राम क्या करता है, फेफड़े को धकेल कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। कौन, ये डायफ्राम। क्या, डायफ्राम। अब ध्यान दीजिएगा, सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया। जैसे कि सांस जब हम लेते हैं, सांस को क्या करते हैं हम, जब लेते हैं, ये हो जाएगा प्रश्वास। क्या हो जाएगा, प्रश्वास। प्रश्वास किसे कहेंगे, सांस लेने की
सांस लेने की क्रिया को, सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, श्वास लेने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रश्वास। अब नेक्स्ट हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। अब ये उच्छ्वास जो है, उच्छ्वास हो जाएगा सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? सांस छोड़ने की क्रिया को, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास कहते हैं। अब जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस तो ले लिए और छोड़ रहे हैं किसके मदद से? डायफ्राम की मदद से। अब नेक्स्ट हो जाएगा श्वास लेने की क्रिया को प्रश्वास कहेंगे और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सांस लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। तो नेक्स्ट लिख देंगे श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने की क्रिया को, श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात और बता दे रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ऊष्मा भी प्राप्त होता है। जैसे देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा ब्लड क्या है? सर्कुलेशन, यानी ब्लड हमारा चल रहा है, तो हमारा शरीर क्या है? गर्म है। जब हमारा शरीर गर्म है तो उधर से क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। वही जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, वह सांस नहीं ले पाता है। जब वह सांस नहीं ले पाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ जो है, जो सांस ले रहा है उसे ऊर्जा भी मिल रहा है और ऊष्मा भी मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो सांस लेते हैं एवं सांस छोड़ते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऊष्मा भी प्रदान होती है और हमें ऊर्जा भी मिलती है। ये दोनों किसके कारण मिलता है? सांस लेने के कारण हमें मिलती है। और एक बात और बता दे रहे हैं कि स्तनधारी का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़े होता है। लेकिन एक केचुआ है जिसे हम किसानों का मित्र कहते हैं, इसका श्वसन अंग क्या होता है? तो केचुआ का श्वसन अंग जो होता है त्वचा होता है। केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? केचुआ का श्वसन अंग हो जाता है केचुआ का श्वसन अंग। ये इंपॉर्टेंट है। केचुआ का श्वसन अंग। तो केचुआ का जो श्वसन अंग होता है वो होता है त्वचा। क्या होता है? केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा। और साथ ही साथ केचुओं को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो केचुआ का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? केचुआ का हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। और इससे विशेष बात बताया है, मेढक जो है, मेढक 3 अवस्था में सांस लेते हैं। मेढक जब शेषवा अवस्था में, बहुत नाजुक अवस्था में होगा, तो वो जो है गिल्स यानी क्रोम के द्वारा सांस लेगा। और वो जब स्थल पे रहेगा यानी भूमि पे रहेगा तो वह फेफड़ा के द्वारा सांस लेगा। और भूमि के अंदर चला जाएगा तो वो त्वचा के द्वारा सांस लेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।